नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल परफेक्शन आईएएस में। बीपीएससी मेंस को ध्यान में रखते हुए जीएस पेपर 1 के अंतर्गत आर्ट एंड कल्चर के जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से उन सारी चीज़ों को बारी बारी से कंप्लीट कराई जा रही है, तो कंटिन्यू रूप से आप लोग इसे फॉलो करते रहें। आज हम लोग बात करेंगे पाल कला के बारे में। पाल कला के बारे में, ये कला के अगर हम लोग जियोग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो खास कर ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा इधर बंगाल और बिहार के क्षेत्रों में। लगभग 8वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक जो भी यहाँ पे पाल शासक हुए उनके ही छत्र छाया में ये कला पूरी तरीके से फलते फूलते रहा। तो अब पाल कला से संबंधित तरह तरह के प्रश्न बनाए जाते हैं, जैसे कि पाल कला की विशेषताएं बताएं, पाल कला की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, इसकी समीक्षा कीजिए। उन सारे ही चीज़ों को मैं एक डायमेंशन में कवर करने का पूरी तरीके से प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे भूमिका की। आप लोग भी अगर पैरेलल लिखते चले मेरे साथ तो और भी आप लोगों के लिए बेटर होगा। उसके बाद बात करेंगे हम लोग विस्तार की। इसे विस्तार कह लें या फिर इसे विशेषता के रूप में आप समझ सकते हैं। विशेषता, इसकी विस्तार विशेषता यहाँ पे क्या क्या होगी। अगर इसमें हम लोग बात करें विशेषताओं में, तो जैसे कि इसमें स्थापत्य कला का जिक्र होगा, स्थापत्य कला। और इस स्थापत्य कला के अंतर्गत आप लोग देखेंगे तो इसमें अधिकतर जो धार्मिक प्रभाव आपको देखने के लिए मिलेगा, चाहे हम लोग बात कर लें यहाँ पे बौद्ध धर्म की, चूँकि पाल शासकों ने बौद्ध धर्म को बहुत अधिक संरक्षण दिया, उसमें अधिकतर जो शासक जो देखेंगे तो बौद्ध धर्म मत अनुयायी ही थे। तो अब बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो भी यहाँ पर कलाकृतियों का निर्माण कराया गया, चाहे हम लोग बात कर ले यहाँ पे स्तूप की, इसके अलावा विहार की बात कर ले, यहाँ पे देखेंगे तो बहुत ही बड़े बड़े बौद्ध मठों विहारों का यहाँ पे पूरी तरीके से निर्माण कराया गया। अब कैसे कराया गया आगे आपको जानने के लिए मिलेगा। दूसरा, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे हिंदू प्रभाव भी इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। हिंदू प्रभाव में देखने के लिए मिल जाएगा आपको। खासकर यहाँ पे मंदिर वगैरह की कुछ हमें संरचना दिखाई देती है। सब बारी बारी से हम लोग कवर करेंगे। स्थापत्य कला के बाद इसका दूसरी जो सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ पे मूर्ति कला को लेके हो जाएगी। मूर्ति कला को लेके, मूर्ति कला का जो निर्माण जो होता था अलग अलग कलाकृतियों के माध्यम से, अलग अलग यहाँ पे जो भी मटेरियल था यहाँ पे उसका यूज किया जाता था। जैसे यहाँ पे कांस्य की मूर्ति अच्छी खासी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पे जो कांस्य की जो मूर्ति मिलेगी उसकी जो कंपैरिजन है पूरी तरीके से जो चोल शासकों के द्वारा, आपको याद होगा नटराज की जो मूर्ति बनाई जाती थी उससे कंपैरिजन भी किया जाता है। इसके अलावा प्रस्तर की, पत्थर की मूर्ति भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और यहाँ पे भी जो भी यहाँ पे मूर्ति बन रही है, यहाँ पे भी आपको धार्मिक प्रभाव, रिलीजन इफेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये दो धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बौद्ध धर्म और यहाँ पे ध्यान रखिएगा हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म। तीसरी इसकी विशेषता हो जाती है यहाँ पे चित्रकला को लेके। चित्रकला के अंतर्गत भी आप देखेंगे तो जो भी ये चित्रकला का निर्माण करवाया जा रहा था, खासकर पांडुलिपियों में करवाया जा रहा था। जो भी यहाँ पे ताड़पत्र होते थे उसी में पांडुलिपि या फिर इसी को ताड़पत्र भी बोला जाता है। इसके अलावा यहाँ पे भित्ति चित्रकारी का भी आपका नमूना देखने के लिए मिल जाएगा। भित्ता माने माने बिहार में एक भित्ता शब्द होता है जिसको दीवार के रूप में जाना जाता है। तो इसे दीवारी चित्रकला के रूप में भी जाना जाता है। दीवारों में इसको बनाया जाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसका आलोचनात्मक परीक्षण करने का प्रयास करेंगे। आलोचनात्मक परीक्षण यहाँ पे ये परीक्षण यहाँ पे करने का प्रयास करेंगे कि अधिकतर इतिहासकारों के द्वारा यहाँ पे पाल कला में यह ब्लेम लगता है कि यहाँ पे कुछ नया इनोवेशन हमें दिखाई नहीं देता है। जो पुरानी जो भी मौर्य काल से जो चल रही थी उन्हीं चित्रकारियों का, उन्हीं स्थापत्य कला, मूर्ति कला का पुनः यहाँ पे नवीनीकृत यहाँ पे किया जा रहा है, उसको दोबारा बनाया जा रहा है। तो इसे भी हम लोग समझेंगे। और लास्ट में यहाँ पे बात करेंगे हम लोग समीक्षा या फिर इसके निष्कर्ष की। समीक्षा या फिर इसके निष्कर्ष की। तो मेरे साथ आप लोग लिखते रहें ताकि बोलने के साथ साथ अगर कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आता है तो आप लोग मेरे बोलने के दौरान ही आप आसानी से इसे लिख लेंगे। अब चलिए हम लोग इन्हीं सारे डायमेंशन को बारी बारी से कवर करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें भूमिका की, इसकी भूमिका की
ठीक है। तो भूमिका के अंतर्गत पूरा का पूरा अगर हम लोग, ठीक है, कला को देखें तो पिछले क्लास मैंने बताया हुआ था कि हड़प्पा काल में बेहद ही उच्च स्तर की कला हमें देखने के लिए मिली थी, लेकिन आगे चल के चूँकि हड़प्पा काल का पतन हो गया, उसके बाद से, ठीक है, फिर से नया जो कला का पूरी तरीके से संकेंद्रण हुआ, एक विभाजक युग के रूप में हमने देखा हुआ था मौर्य कला को, मौर्य कला को। अब ये जो मौर्य कला था, कला के क्षेत्र में या फिर अलग अलग क्षेत्रों में देखेंगे तो मौर्य कला की जो प्रासंगिकता बहुत अधिक है। चूँकि हम लोग यहाँ पे कला संस्कृति की यहाँ पे बात कर रहे हैं, कला को लेके पूरी तरीके से इसने आधार तैयार कर दिया, आधार तैयार पूरी तरीके से इसने कर दिया। क्योंकि इसी मौर्य काल के दरमियान आप लोग देखेंगे तो धीरे धीरे विदेशियों का पूरी तरीके से आगमन होने लग जाएगा। विदेशियों में जैसे कि, ठीक है, खासकर अगर सिकंदर के हम लोग आक्रमण की बात कर ले, भले वो महाजनपद काल में ही था, लेकिन वहाँ से देखेंगे तो धीरे धीरे भारत की कलाओं में खासकर हेलेनिस्टिक कला, जिसे गंधार शैली के नाम से जाना गया, तो उसका भी यहाँ पर जिक्र आएगा। आगे चल के मौर्य काल के बाद से चाहे हम लोग बात कर लें मौर्योत्तर पीरियड की, या फिर हम लोग बात कर लें यहाँ पे गुप्ता पीरियड की, या फिर गुप्तोत्तर, ठीक है, पीरियड की, तो इन सारे ही कालों में देखेंगे तो कला और संस्कृति के क्षेत्र में कुछ न कुछ यहाँ पे विकास हुआ ही हुआ है। इसीलिए अब इसी जो कला का रूप है अलग अलग क्षेत्रों में आपको, ठीक है, अलग अलग शैली के रूप में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि अगर हम लोग मूर्ति कला शैली की बात करें, मूर्ति कला शैली की बात करें, ठीक है, तो इसमें भी अलग अलग शैली देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे कि नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पे गंधार शैली, गंधार शैली। वही अगर इन मथुरा के क्षेत्रों की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा मथुरा शैली। वही दक्षिण भारत की तरफ आंध्र प्रदेश के जाएंगे, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में, तो वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी ये अमरावती शैली, अमरावती शैली। क्योंकि दक्षिण भारत में भी उस समय देखेंगे तो धीरे धीरे, ठीक है, चेर चोल पांड्य शासकों के बाद से देखेंगे तो धीरे धीरे इधर पल्लव हो गया, चालुक्य हो गया, राष्ट्रकूट हो गया, ठीक है, बहुत सारे शासकों का, चोल वगैरह सब यहाँ पे शासक यहाँ पे आएंगे, तो उनके द्वारा भी कुछ न कुछ यहाँ पे, ठीक है, मूर्ति कला के क्षेत्र में विकास करने का प्रयास किया गया। बड़ी बड़ी साथ में देखेंगे तो यहाँ पे महाविहार हो गया, बौद्ध धर्म से संबंधित महाविहार की यहाँ पे निर्माण होने लगा, स्तूपों का यहाँ पे निर्माण होने लगा। इसके अलावा आप मंदिरों को भी देखेंगे, मंदिर का यहाँ पे निर्माण। अब मंदिर का जो निर्माण है, जो प्रत्यक्ष जो माना जाता है, गुप्त काल से माना जाता है कि गुप्त काल से मंदिर धीरे धीरे खासकर यहाँ पे बनने लगा। क्योंकि मौर्योत्तर पीरियड से देखेंगे तो हिंदू धर्म का, माने ब्राह्मण धर्म आप कह सकते हैं, पुनरुत्थान के रूप में जाना जाता है। उसी मौर्योत्तर पीरियड से धीरे धीरे ब्राह्मण धर्म, ठीक है, आगे आएगा, अवतारवाद का पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है, एक ही भगवान को कई तरह से अलग अलग रूपों में जाना जाएगा, उसकी फिर मूर्ति बनेगी, धीरे धीरे उन मूर्तियों को रखने के लिए, ठीक है, मंदिर का भी यहाँ पे निर्माण किया जाएगा। तो यहाँ पे जो गुप्त काल में मंदिर का जो निर्माण होगा, अब देखेंगे तो धीरे धीरे ये चारों क्षेत्रों में पूरी तरीके से फैल जाएगा। पूरे भारत के स्तर पर हम लोग बात करेंगे तो उत्तर भारत में देखेंगे तो जनरली यहाँ पे जिस शैली से मंदिर बनाया जाएगा उसे बोला जाता है यहाँ पे नागर शैली, नागर शैली। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसका जो गर्भगृह होता है, गर्भगृह जो होता है ये यहाँ पे हो जाएगा आयताकार हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, आयताकार। बीच का जो एरिया है, ठीक है, ये वाला जो एरिया है, खासकर इधर जो उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है, इधर मध्य प्रदेश या फिर इधर महाराष्ट्र के क्षेत्रों की तरफ एक और शैली डेवलप होगा जिसको बोला जाता है बेसर शैली, बेसर शैली। और दक्षिण भारत में इधर देखेंगे तो इधर हो जाएगा द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली। अब द्रविड़ शैली की बात करें यहाँ पे तो इसका जो गर्भगृह हो जाएगा वर्गाकार, गर्भगृह यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वर्गाकार। और दोनों का जो मिला जुला जो रूप हमें दिखाई देगा इस बेसर शैली में दिखाई देगा, दोनों का मिला जुला रूप, इसका भी मतलब द्रविड़ शैली का भी और इस नागर शैली का भी मिला जुला रूप हमें यहाँ पे दिखाई देगा। तो आपको इसको, ठीक है, पूरी तरीके से समझने का प्रयास करना है। अब यहाँ पे सबसे जो, ठीक है, इम्पोर्टेंट जो रोल होता है यहाँ पे पाल शासकों का, पाल शासकों का। चूँकि पाल वंश की स्थापना गोपाल के द्वारा की गई थी बंगाल के क्षेत्रों में, लेकिन धीरे धीरे उसका जो विस्तार हो गया बिहार के क्षेत्रों के तरफ ये यहाँ पे होता आ गया, ठीक है। तो पाल जो शासक थे इस समय देखेंगे तो बंगाल हो गया या फिर बिहार हो गया, इन दोनों ही क्षेत्रों में
बहुत ही अच्छे तरीके से अपना शासन प्रशासन को यहाँ पे चलाने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है, और उस समय देखेंगे उन विषम परिस्थितियों में, चूंकि उसी दरमियान आप देखेंगे खासकर इसमें एक शासक होगा पाल वंश के अंतर्गत धर्मपाल नाम से। ठीक है, बहुत ही अच्छा खासा ये काम कराएगा कला संस्कृति में, और ये उन विषम परिस्थितियों में कराने का प्रयास करेगा जब खासकर उत्तर भारत की तरफ कन्नौज के क्षेत्र को लेकर यहाँ पे त्रिपक्षीय संघर्ष हो रहा था। त्रिपक्षीय यहाँ पे संघर्ष हो रहा था। तो त्रिपक्षीय संघर्ष आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा कि किस प्रकार से वहाँ पे दक्षिण भारत में, यहाँ पे मैं ठीक है बना देता हूँ त्रिपक्षीय संघर्ष को लेके। ठीक है, कि जैसे दक्षिण भारत में देखेंगे तो यहाँ पे पूरा का पूरा सब इधर ठीक है राष्ट्रकूट लोग मौजूद है, राष्ट्रकूट। ठीक है, इधर बंगाल की तरफ देखेंगे तो पाल वंश है, इधर राजस्थान गुजरात की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार लोग है, गुर्जर प्रतिहार लोग हैं यहाँ। अब यहीं पे जो बीच में जो ठीक है गंगेटिक वाला एरिया है कन्नौज का क्षेत्र, क्योंकि हर्षवर्धन के बाद से इन क्षेत्रों पे नियंत्रण करने के लिए कोई बड़ी शक्ति यहाँ पे मौजूद नहीं थी। इन्हीं क्षेत्रों के लेके ये तीनों लंबे समय तक लड़ते रहे। अब यहाँ पे जो यहाँ पे लड़ रहा था धर्मपाल लड़ रहा था, ध्यान रखिएगा धर्मपाल यहाँ पे लड़ रहा था, लेकिन फिर भी इसने अगर ठीक है कला संस्कृति को अगर जिंदा रखा तो ये अपने आप में उसकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं इसकी विशेषताओं को लेके। तो यहाँ पे एक छोटा सा हेडिंग डालिए आप लोग, विशेषताएं। विशेषताएं, अब इन्हीं विशेषताओं के अंतर्गत जो भी विशेषताओं को भी मैंने आप लोगों से ठीक है मेंशन किया हुआ था, खासकर नंबर 1 था यहाँ पे स्थापत्य कला के क्षेत्र में, स्थापत्य कला के क्षेत्र में। अब स्थापत्य कला में हमने देखा था कि एकदम जो धार्मिक प्रभाव यहाँ पे बहुत अधिक था। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे बौद्ध धर्म का प्रभाव। स्थापत्य कला के अंतर्गत देखेंगे बौद्ध धर्म का प्रभाव। अब बौद्ध धर्म का प्रभाव का मतलब सिंपल से यहाँ पे कि जो भी अब ठीक है बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी यहाँ पे संरचनाएं बन रही है, उन्हीं संरचनाओं को और बेहतरीन बड़े तरीके से यहाँ पे किया जा रहा है। जैसे कि इसमें सबसे आप देखेंगे ठीक है स्थापत्य कला के अंतर्गत कि बड़े बड़े जो मठ बिहारों की पूरी तरीके से स्थापना की गई। जैसे हमने देखा था कि मौर्य कला में कि इस प्रकार का छोटे छोटे जो बिहार थे पहाड़ों के काट के यहाँ पे बनाया जाता था, कुछ इस टाइप का। ठीक है, ऐसे गुंबदकार के रूप में ये यहाँ पे बिहार होता था, जिसमें 2-4 कुछ बहुत ही लिमिटेड कमरे होते थे, और ये होता था प्रवेश द्वार होता था। लेकिन अब तो समय यहाँ पे बदल गया है। अब यहाँ पे देखेंगे तो बहुत ही बड़े रूप में कुछ यहाँ पे आयताकार वर्गाकार बिहारों की स्थापना की जाएगी। कुछ ऐसे थोड़ा सा इसी इमेज को आपको एग्जाम में बनाना होगा ताकि प्रेजेंटेशन आप लोगों का बेहतर हो सके। ठीक है, इस टाइप का यहाँ पे बिहार बनाया जाने लगा, बहुत ही बड़ा। बीच में यहाँ पे एक आंगन बनाया जाता था, इसे बोला जाता है आंगन, ध्यान रखिएगा आंगन, खुला आंगन, खुला आंगन। आंगन के यहाँ पे ठीक है इधर इधर बस जस्ट किनारे यहाँ पे होता था बरामदा, हॉल टाइप का आप समझ सकते हैं, इसी को बोला जाता था यहाँ पे बरामदा। आज होता है ना घर बनता है तो उसके बाद से अब देखेंगे तो बिल्कुल आज वर्तमान की तरह इधर ठीक है इधर रूम बना होता था, बहुत सारा जो रूम था, ध्यान रखिएगा रूम यहाँ पे बना होता था, इसी को बोला गया कमरा। कमरा अब यहाँ पे 1 मंजिल का नहीं होता था, कई जगह देखेंगे तो आपको 2 मंजिल का भी देखने के लिए मिल जाएगा, 2 मंजिल का। ठीक है, तो जब 2 मंजिल का होगा तो ये जो कोना वाला जो इलाका है यहाँ पे ठीक है ऐसे ऐसे यहाँ पे सीढ़ी बना दिया जाता था, इस पे सीढ़ी नुमा आकृति आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, जैसे एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल की मैं बात करूँ ठीक है उदंतपुरी हो जाएगा, या इसके अलावा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की ही बात कर ले, भले वो विश्वविद्यालय है लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे बौद्ध धर्म का यहाँ पे आश्रय है, बहुत सारे भिक्षुक वहाँ पे रह रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको 2 मंजिला जो संरचना देखने के लिए पूरी तरीके से यहाँ पे मिल जाएगी। और ये होता था प्रवेश द्वार, ध्यान रखिएगा प्रवेश द्वार। ठीक है, पहाड़ों को काट काट के ये पूरी की पूरी संरचना का निर्माण कराया जा रहा था। तो बौद्ध धर्म का प्रभाव इसमें ठीक है बहुत बड़ी मात्रा में महाविहारों की यहाँ पे स्थापना करवाई गई, महाविहार की स्थापना करवाई गई। अब इसमें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट शासक है, मैंने इसका जिक्र ऑलरेडी किया हुआ है, धर्मपाल। इस धर्मपाल के द्वारा आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे उदंतपुरी सब बिहार का ही जो क्षेत्र है ठीक है लगभग भागलपुर के आसपास का क्षेत्र है, उदंतपुरी हो जाएगा।
विक्रमशिला हो जाएगा, विक्रमशिला। इसके अलावा यहाँ पे सोमापुर हो जाएगा। इसके अलावा इसने क्या किया था, तो नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार करवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार, इसका ठीक है रिपेयरिंग करवाया हुआ था। और इसके लिए बकायदा इसने 200 गांवों की जो भी टैक्स था, ठीक है रेवेन्यू था ग्राम में, इसको यहाँ पे दान में भी दिया हुआ था। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे उदंतपुरी, विक्रमशिला, सोमापुर, नालंदा विश्वविद्यालय, सब का सब यहाँ पे इसमें शामिल है। ये होता क्या था, तो बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान, ठीक है, बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान के रूप में आप इसे जान सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे तो नालंदा में ही एक बहुत ही फेमस जो शासक हुआ करता था दक्षिण पूर्व एशिया का, जो वंश था शैलेंद्र वंश। शैलेंद्र वंशीय शासक था जिसका नाम था बालपुत्र देव, बालपुत्र देव। इसके द्वारा, ठीक है, जो बंगाल का जो शासक हुआ करता था आगे चल के आएगा, जैसे गोपाल के बाद धर्मपाल आएगा, धर्मपाल के बाद आएगा देवपाल आएगा। तो देवपाल से यह अनुमति लेगा, और चूंकि देवपाल का क्षेत्र है नालंदा का क्षेत्र, तो यहाँ पे वो नालंदा में देखेंगे तो नालंदा में इस बालपुत्र देव के द्वारा, जो कि ठीक है दक्षिण पूर्व एशिया का शासक है शैलेंद्र वंश का, यहाँ पे एक इसने बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था, बौद्ध विहार का इसने निर्माण करवाया था। तब यहाँ पे इसने जो बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था, इसमें आप देखेंगे तो इसमें देसी प्लस विदेशी, देसी प्लस विदेशी प्रभाव दोनों ही आपको दिखाई देगा, खासकर ठीक है कला के क्षेत्र में यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझना है जो भी शासक हुआ करते थे पाल वंश के अंतर्गत, ठीक है, इसमें बौद्ध धर्म, बौद्ध मतानुयायी होते थे, बौद्ध मतानुयायी यहाँ पे होते थे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है। तो मेरे ख्याल से इतना कंप्लीट है, इसे आप लोग ठीक है बहुत ही अच्छे से शब्दावली के माध्यम से अगर इन सारी ही चीज़ों को लिखेंगे तो आराम से ये ठीक है 70-80 शब्दों में पूरी तरीके से इसे कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे स्तूप को लेके, क्योंकि स्तूप का भी अच्छा खासा प्रभाव है। स्तूप को लेके मैंने पिछले क्लास में भी आप लोगों को करवाया हुआ था, खासकर जब मौर्यन जब ठीक है कला को हम लोग देख रहे थे, तो उसमें अशोक के द्वारा जो भी स्तूप बनवाया गया था, अब ये वही ठीक है वही स्तूप को यहाँ पे अगर कॉपी पेस्ट कर देंगे तो इसमें कहना कोई गलत नहीं होगा। अगर नए लोग देख रहे हैं तो आप ही लोग इसे थोड़ा ठीक है समझने का प्रयास करें। स्तूप के नीचे सबसे जो ठीक है इम्पोर्टेंट भाग होता है नीचे का, इसका एक आधार होता है, क्योंकि इसी आधार के ऊपर ही एक देखेंगे तो अर्धचंद्राकार अंडाकार एक भाग होता है, ऐसे ठीक है, ऐसे मैं बना देता हूँ ऐसे, ठीक है। इसी को बोला जाता है यहाँ पे अंड, अंड ठीक है। कैसा होता है, अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार। क्योंकि अब ये इसकी जो बनावट होगी बिल्कुल ही ईंटों से होगी, ठीक है। बीच में जो एक भाग होगा बिल्कुल खोखला होगा अंदर, ठीक है। और अंदर ही यहाँ पे बुद्ध की मूर्ति को रखा जाता है, ठीक है। धार्मिक जो भी यहाँ पे चैत्य होता है उसी के अंतर्गत इसमें रखा जाता है। और ये वाला जो भाग है इसको बोला जाता है मेघी, ठीक है। इसी को चबूतरा भी बोला जाता है, मेघी चबूतरा, जिस पे ये अंड जो है पूरी तरीके से टिका हुआ है। अब इसके जस्ट जो नीचे आप देखेंगे तो एक प्रदक्षिणा पथ, जैसे कि हिंदू मंदिरों में होता है, मंदिर को ठीक है घूमने के लिए, परिक्रमण करने के लिए किया जाता है, वैसे ही यहाँ पे इस स्तूप का परिक्रमण करने के लिए एक प्रदक्षिणा पथ यहाँ पे बनाया जाता है। प्रदक्षिणा पथ, प्रदक्षिणा पथ का यहाँ पे निर्माण किया जाता है। अब ये प्रदक्षिणा पथ के किनारे किनारे देखेंगे तो ये ठीक है बिल्कुल ही किनारे आप देखेंगे तो ये मेदी होता है, जिसको बोला जाता है मेदी। इस प्रदक्षिणा पथ में रेलिंग लगा होता है ताकि अगर कोई घूमे तो गिर न जाए नीचे, इसमें ध्यान रखिएगा, रेलिंग लगा होता है। अब इसमें एंट्री करने के लिए, अंदर जाने के लिए, चूँकि 2 डायमेंशनल इमेज है, ठीक है, आपको समझना है 3 डायमेंशनल नहीं है, तो यहाँ पे एक गेट लगा रहता है। इस गेट को ही यहाँ पे बोला जाता है तोरण द्वार, तोरण द्वार। इसमें प्रवेश करने के लिए, ठीक है, प्रवेश करने के लिए, स्तूप में प्रवेश करने के लिए पूरा एक गोलाकार भाग होता है इसे, ठीक है। ऐसे ये भाग कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है, गोलाकार भाग ऐसे होता है पूरा। ऊपर हम लोग बात करें तो यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है स्तूप का, इसी को यहाँ पे बोला जाता है हर्मिका,
एक बॉक्स होता है हर्मिका, और इसी में बुद्ध या उसके ठीक है जो भी शिष्य है उनसे संबंधित ठीक है उनके महत्वपूर्ण अंगों को, जैसे कि केस हो गया, दांत हो गया, नाखून हो गया, ठीक है, इन सारे ही चीज़ों को यहाँ पे रखा जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अवशेष यहाँ पे रखा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसमें एक ठीक है ऐसे रॉड लगा रहता है, इस रॉड को बोला जाता है यष्टि, यष्टि। और इसी रॉड में यहाँ पे 3 छत्र लगे होते हैं, 3 छत्र लगे होते हैं। इस छत्र का कुछ न कुछ मैसेज होता है, जैसे देखते होंगे ना हिंदू मंदिरों में इसमें पताका लहरा रहा होता है, कहीं बजरंग बली, कहीं दुर्गा जी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वैसे ही समझना है, छत्र लगा रहता है। इस छत्र का मतलब होता है यहाँ पे श्रद्धा, सम्मान और यहाँ पे उदारता, ठीक है। इसका मैसेज यही यहाँ पे होता है। आगे चल के देखेंगे तो धीरे धीरे इसमें बहुत बड़ी मात्रा में अलंकरण का प्रयोग किया जाने लगा। अलंकरण का मतलब है कि बहुत सारा फूल पत्ती, ज्यामितीय संरचना, इन सारे ही अलंकृत चीज़ों का यहाँ पे प्रयोग किया जाने लगा। लेकिन इसमें जो अलंकरण किया गया तोरण द्वार में या फिर प्रदक्षिणा पथ, रेलिंग वगैरह में, तो बुद्ध से संबंधित कथानक चीज़ों से, ठीक है, बुद्ध से संबंधित जो भी उनसे लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई है, बुद्ध से संबंधित, ठीक है, इसको जातक कथा के रूप में भी जाना जाता है, जातक कथा, ठीक है। सब इन सारे ही चीज़ों को यहाँ पे दिखाया जाता है। तो आशा करता है कितना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। पूरी की पूरी जो संरचना है स्तूप में ईंट और पत्थर का भारी मात्रा में प्रयोग होता है, ईंट और पत्थर का प्रयोग इसमें भारी मात्रा में किया जाता है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं हिंदू धर्म से प्रभावित स्थापत्य। चूँकि अभी विशेषताएं ही हम लोग कवर कर रहे हैं, हिंदू धर्म से प्रभावित स्थापत्य, हिंदू धर्म से प्रभावित स्थापत्य, ठीक है। इसे भी आप लोग देखते चले, क्योंकि सारा का सारा आंसर राइटिंग आपको बैलेंस करके लिखना होगा। तो हिंदू धर्म से प्रभावित स्थापत्य है, इसका जो वर्तमान में जो अवशेष मिला हुआ है, जो साक्ष्य जो मिला हुआ है, देखेंगे तो भागलपुर में एक जगह का नाम है जिसका नाम है कहलगांव, कहलगांव से मिला हुआ है। यहाँ पे एक गुफा मंदिर का साक्ष्य यहाँ पे मिला हुआ है, गुफा मंदिर। वही अगर आप, ठीक है, भागलपुर के साथ साथ, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है, ऊपर जाएंगे, ठीक है, उसी के आसपास का जो इलाका है गया, ध्यान रखिएगा, गया, ठीक है, गया में जाएंगे तो वहाँ पे एक जगह मिला हुआ है विष्णुपद मंदिर, विष्णुपद मंदिर, ठीक है। इसके अलावा गया में ही सूरजगढ़ा हो जाएगा, इंडपै हो जाएगा। इन सारे ही नामों को आपको एग्जाम में लिखना होगा। जय मंगलगढ़ हो जाएगा, जय मंगलगढ़, ठीक है। तो सारा सारे चीज़ गया में आपको मिला हुआ है। विष्णुपद मंदिर की हम लोग बात करें तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि उस समय देखेंगे तो लगभग 30 मीटर जो इसकी ऊंचाई हुआ करती थी, 30 मीटर ऊंचाई में इसको बनाया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका मंडप, एक विशिष्ट इसमें, ठीक है, मंडप मिला हुआ है, विशिष्ट अर्ध मंडप मिला हुआ है। मंडप का मतलब है यहाँ पे, जैसे कि, ठीक है, दक्षिण भारत में देखेंगे तो जो भी शासक वगैरह लोग थे, ठीक है, बैठ के जहाँ पे, ठीक है, हो सकता है कि पंचायती वगैरह लोग करते थे, या फिर जो भी कोई समारोह होता था उन समारोहों को इस मंडप में, ठीक है, किया जाता था, जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठा हो सके। इसकी जो संरचना है अष्टभुजीय, जो भी इसमें स्तंभ लगा हुआ है, अष्टभुजीय स्तंभ संरचना, अष्टभुजीय स्तंभ संरचना, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने पूरी विशेषताओं के अंतर्गत हिंदू धर्म से प्रभावित स्थापत्य कला को देखने का प्रयास किया। कुल मिला के यहाँ पे विशेषताओं में आप कह सकते हैं कि देखिए जो पाल जो कला है, ठीक है, यहाँ पे क्या आपको दिखाई दे रहा है, बेहद ही उन्नत स्थापत्य कला का यहाँ पे विकास हुआ, उन्नत स्थापत्य कला का पूरी तरीके से यहाँ पे विकास हुआ। इसके साथ साथ उस त्रिपक्षीय, समझ सकते हैं कि युद्ध के दौरान, कन्नौज के युद्ध के दौरान भी इन लोगों ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरी तरीके से जिंदा रखा, राजनीतिक महत्वाकांक्षा को जिंदा रखा। साथ में इन लोगों के द्वारा एक मजबूत
आर्थिक स्थिति को भी बढ़ाने का प्रयास किया, क्योंकि अब जो भी ये संरचना, जो भी ये कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हो रहा है, इसके लिए बड़े मात्रा में ध्यान रखिएगा फाइनेंशियल, ठीक है, सपोर्ट की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, जो कि इन लोगों के द्वारा यहाँ पे किया गया। मजबूत आर्थिक संरचना के माध्यम से ही पूरा का पूरा डेवलपमेंट, ठीक है, किया गया। और यही मजबूत आर्थिक संरचना, ठीक है, पूरी तरीके से इनका जो भी यहाँ पे रचनात्मक प्रभाव के रूप में आप समझ सकते हैं, रचनात्मकता को यहाँ पूरी तरीके से जन्म दिया। कला के क्षेत्र में पूरी तरीके से विकास हुआ, और सबसे इम्पोर्टेंट जो शासकों की जो रुचि थी, इन शासकों के द्वारा पूरा पूरा इसको, ठीक है, मोटिवेट करने का भी प्रयास किया गया। तो कुल मिला के हिंदू धर्म से प्रभावित स्थापत्य। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे मूर्ति कला को लेके। अभी ये पूरा का पूरा विशेषताएं के अंतर्गत ही चल रहा है कि किस प्रकार से पाल कला में मूर्ति कला का यहाँ पे निर्माण हुआ था। ध्यान रखिएगा, मूर्ति कला का। तो मूर्ति कला में हमने देखा था कांस्य से बनी हुई मूर्ति, पत्थरों से बनी हुई मूर्ति। तो नंबर 1 हम लोग बात करें यहाँ पे तो कांस्य से बनी मूर्ति, कांस्य मूर्ति, कांस्य कांस्य मूर्ति कला, कांस्य मूर्ति कला। इसमें दो बेहद ही फेमस, ध्यान रखिएगा, दो बेहद ही फेमस कह सकते हैं कि जो भी यहाँ पे आर्टिस्ट है उनका यहाँ पे नाम आपको जानने के लिए मिलेगा। इनका जो संबंध है, ठीक है, पूरी तरीके से बिहार से ही है, नालंदा के हैं। तो इसके जो जनक है, कांस्य मूर्ति कला के जो जनक हैं, नालंदा निवासी, नालंदा निवासी, जिनका नाम है, दो नाम है, ध्यान रखिएगा, धीमन। एक है धीमन और एक इसका पुत्र हो जाएगा बिथलाल, बिथलाल, ठीक है। धीमन का ही ये पुत्र है, ध्यान रखिएगा, बिथलाल, ठीक है। ये जो दोनों ही शासक थे, ये पाल वंश के जो भी शासक हुए उसके समकालीन, मतलब समकालीन थे, जैसे कि धर्मपाल। इसके अलावा एक और शासक है देवपाल, देवपाल। माने माना जाता है कि इन लोगों ने इन, ठीक है, जो भी निवासी थे, जो भी आर्टिस्ट थे, इन लोगों को काफ़ी संरक्षण देने का प्रयास किया, जिसकी वजह से बहुत सारी जो कलाकृतियां हैं, ये धीमन है, ध है, ध्यान रखिएगा, धीमन और विथलाल के द्वारा यहाँ पे, ठीक है, बनाया गया। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो एविडेंस है, जैसे कि जो भी यहाँ पे प्राप्त जो क्षेत्र है, जैसे कि यहाँ पे नालंदा से भारी मात्रा में यहाँ पे मिला हुआ है, सब मिला हुआ, स्तूप से लेके मठ, ठीक है, बौद्ध मठ बिहार से लेके मंदिर तक सब मिला हुआ है यहाँ पे। नालंदा हो गया। गया में एक क्षेत्र है जिसका नाम है कुकरीहार, कुकरीहार से मिला हुआ है, ठीक है, गया में है। इसके अलावा सुल्तानगंज, सुल्तानगंज, ठीक है, ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा भागलपुर के क्षेत्रों में, ठीक है, भागलपुर। इन सारे ही क्षेत्रों में देखेंगे तो पूरा का पूरा, ठीक है, बौद्ध या फिर हिंदू धर्म से संबंधित बहुत सारी जो कांस्य मूर्ति कला आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इसमें जो अधिकतर जो मिला हुआ है हमें बौद्ध धर्म से संबंधित, बौद्ध धर्म से संबंधित यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे मिली हुई है, ठीक है। जिसे माना जाता है कि बौद्ध धर्म को ही पूरी तरीके से जीवंत करने का प्रयास किया गया है, कहीं क्या जीवंत करने का प्रयास किया गया है। और इसकी सबसे बड़ी मूर्तियों की जो खासियत जो होती है, जैसे मूर्ति है उसका अग्रभाग होता है ना, सिर, जो सीना वाला जो भाग है, चेस्ट वाला जो भाग है, ये आगे की तरफ आपको झुका हुआ मिल जाएगा। इसमें बुद्ध से संबंधित जो भी, ठीक है, बुद्ध का किस प्रकार से जन्म हुआ वो यहाँ पे दिखाया गया है, किस प्रकार से बुद्ध को यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके अलावा बुद्ध ने कैसे ही पहला जो धर्मोपदेश जो दिया, इन सारे ही चीज़ों को, ठीक है, इस कांस्य मूर्ति कला के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया। अब इसमें जैसे कुछ मूर्ति मिली है बुद्ध धर्म से संबंधित, जैसे बोधिसत्व की मूर्ति मिली हुई है, बोधिसत्व। इसके अलावा अवलोकितेश्वर की मूर्ति मिली है, ठीक है, सब बुद्ध धर्म से ध्यान रखिएगा संबंधित है, उनका अलग अलग नाम है। इसके अलावा मंजूश्री, मैत्रेय या फिर यहाँ पे तारा, ठीक है, ये सब बौद्ध धर्म से यहाँ पे संबंधित है। इसके अलावा देखेंगे तो सिर्फ बौद्ध धर्म ही नहीं, हिंदू धर्म से संबंधित भी कुछ मूर्तियाँ मिली हुई है, हिंदू धर्म से, ठीक है, संबंधित भी कुछ मूर्तियाँ मिली हुई है। जैसे यहाँ पे कुछ मूर्ति मिली हुई है, विष्णु की मूर्ति मिली है, विष्णु, बलराम की भी मूर्ति मिली हुई है, सूर्य हो गया,
गणेश या फिर उमा महामहेश्वर की, उमा, ठीक है, महेश्वर की मूर्ति यहाँ पे मिली हुई है। अब ये जो मूर्ति है देखिए, ये कांस्य की जो मूर्ति है, ठीक है, आज के समय में उतनी टेक्नोलॉजी तो उस समय डेवलप थी नहीं, तो इसीलिए ये जो दोनों है यहाँ पे बाप और बेटा धीमन और विथलाल के द्वारा देखेंगे, तो जो इसका जो निर्माण जो किया जाता था बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये निर्माण यहाँ पे, ठीक है, सांचा की सहायता से, जो सांचा होता है ना, सांचे की सहायता से किया जाता है। जैसे ईंट बनाया जाता है, ईंट बनाने के लिए, ठीक है, जो भी गीली मिट्टी होती है, एक लकड़ी का बॉक्स होता है सांचा, ठीक है, उसको एक, ठीक है, फ्रेम में डाल दिया जाता है, उसके बाद उसे निकाल लिया जाता है, तो जो भी सांचा में कलाकृति बना हुआ है वही सेम टू सेम उस गीली मिट्टी में आ जाती है। ठीक वही चीज़ देखेंगे तो सांचे की सहायता से पहले पूरी की पूरी, ठीक है, मूर्ति का जो कलाकृति है उसे बना लो, फिर जो भी यहाँ पे कांसा जो है उसको पिघला के उस बॉक्स में डाल दो, तो उसी प्रकार से पूरी तरीके से निर्माण यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सांचे की सहायता से, ठीक है, कुल मिला के इसको मूर्तियों का क्या किया जाता था, ढाला जाता था, इसीलिए इसको ढालवा पद्धति के रूप में भी जाना जाता है। इसका जो साक्ष्य मिला है नालंदा में मिला हुआ है। नालंदा में एक मंदिर है जिस मंदिर का नाम है, ठीक है, मंदिर संख्या 13। मंदिर संख्या 13 में, ठीक है, जो भी सांचा वगैरह मिला हुआ है जिससे अनुमान लगाया जाता है कि हो न हो इन मूर्तियों को पूरी तरीके से ढाला जाता था। अब आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, कांस्य के बाद हो जाएगा दूसरा, पत्थरों से बनी मूर्ति, प्रस्तर। प्रस्तर, ठीक है, पत्थरों से बनी, ठीक है, मूर्ति, प्रस्तर निर्मित, प्रस्तर निर्मित। इसमें देखेंगे तो जो पत्थर जो है इसमें, ठीक है, जो पत्थरों का जो प्रयोग किया जाता था, काला बेसाल्ट चट्टान, काला बेसाल्ट चट्टान। तो बिहार का जो दक्षिण भाग है जहाँ पे बेसाल्ट चट्टान मिलेगा वहीं पे तो इसकी संरचना होगी। तो यहाँ पे इस चीज़ को आपको समझना है, काला बेसाल्ट चट्टान दक्षिण बिहार में, ठीक है, मिलता है। इसीलिए जो वर्तमान में जो भी इसका जो साक्ष्य जो मिलता है हमें, चाहे वो मुंगेर की बात कर ले, मुंगेर में आपको, ठीक है, कुछ पत्थर की मूर्ति मिली हुई है उस पाल कला के समय में। संथाल परगना से मिला हुआ है, संथाल परगना से भी, ठीक है, कुछ साक्ष्य यहाँ पे मिला हुआ है। अब ये देख पा रहे हैं ना यहाँ पे, जो प्रस्तर जो पत्थरों की जो मूर्ति है, ये ऐसा नहीं कि इसको सांचे में बनाया जाएगा। जो भी कोई बड़ा पत्थर है, इरेगुलर शेप टाइप का पत्थर है, उसको ये लोग छिन्नी हथौड़ियों से काट के बनाते थे। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में कैसे आदि मानवों के द्वारा हस्त कुठार वगैरह छोटे छोटे जो भी पत्थर के, ठीक है, औजार बनाए जाते थे, वैसे ही इन लोगों के द्वारा अब कला के क्षेत्र में भी यहाँ पे बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हस्त निर्मित, हाथों से ये बनाया जाता था, हस्त निर्मित, ठीक है। अब हस्त निर्मित जब बनाया जा रहा है यहाँ पे, तो पत्थरों का, ठीक है, रूप आकार देना, चूँकि पत्थर बहुत ही कठोर होता है, ठीक है, यहाँ पे बहुत जटिल इसकी प्रक्रिया होती है। अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर, ठीक है, अगर चीनी हथौड़ी लगा तो हो सकता है कि इसका शेप पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा। तो इसमें क्या किया गया है, तो शरीर का जो अग्रभाग है सबसे, इसमें भी आपको आगे दिखाई देगा, शरीर का जो अग्रभाग है लगेगा कि बाहर निकला हुआ है, और शरीर का जो पिछला जो भाग है ये धंसा हुआ है। पिछला जो भाग है, ध्यान रखिएगा, कैसा हुआ है, धंसा हुआ है, जो कहीं न कहीं, ठीक है, इसकी लिमिटेशन को इंडिकेट करता है। माने बनाने का तो प्रयास किया गया है लेकिन उतना सुंदर ये पूरी तरीके से नहीं बना हुआ है। इसमें देखेंगे तो सबसे बड़ी जो खासियत है, अलंकृत। अभी हमने देखा था कि कांस्य की मूर्तियों को अलंकृत किया जाता था, इसमें भी देखेंगे तो अच्छा खासा यहाँ पे अलंकृत देखने के लिए मिल जाएगा। साथ में इसमें आपको फिर से वही धार्मिक प्रभाव आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, चाहे हम लोग बात कर लें यहाँ पे बौद्ध धर्म की, चाहे हम लोग बात कर लें यहाँ पे हिंदू धर्म की। दोनों ही धर्म में देखेंगे, बौद्ध धर्म में भी पत्थर की मूर्तियाँ बहुत सारी मिली हुई है, और हिंदू धर्म में भी खासकर विष्णु की मूर्ति यहाँ पे खूब मिली है। ध्यान रखिएगा, विष्णु की मूर्ति यहाँ पे खूब मिली हुई है। अब आपको समझना है कि पत्थरों से अगर मूर्ति अगर बन रही है, ठीक है, तो यहाँ पे जो शिल्पगत परिपक्वता यहाँ पे दिखाई देती है। ध्यान रखिएगा, शिल्पगत परिपक्वता के किस प्रकार से छेनी और हथौड़ी लेके, ठीक है, एक मूर्ति का पूरी तरीके से रूप दे देना, ये अपने आप में, ठीक है, बहुत ही मैंने कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट फैक्टर के रूप में, ठीक है, इसे मान सकते हैं। शिल्पगत परिपक्वता खासकर एक एग्जाम्पल के रूप से समझते हैं। एक स्त्री है जिसको श्रृंगार करते हुए दिखाया गया है, एक स्त्री को, समझ रहे हैं,
श्रृंगार करते हुए यहाँ पे दिखाया गया है। भित्ति चित्रकला में एक और एग्जाम्पल आएगा स्त्री से संबंधित, जो किस प्रकार से देखेंगे तो पूरा उसका हाव भाव नक्शे को ही हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो ये था प्रस्तर निर्मित। अब आइए हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं चित्रकला से संबंधित। अब नेक्स्ट यहाँ पे हेडिंग डालना है आप लोगों को छोटा सा, चित्रकला, कि किस प्रकार से चित्रकला का वहाँ पे निर्माण किया गया। तो चित्रकला में मैंने बताया था आप लोगों को, इसमें भी दो टाइप है, एक तो पांडुलिपि चित्रकला है ताड़पत्रों में जो बनाया जाता था, और दूसरा यहाँ पे भित्ति चित्रकला है जो दीवारों में बनाया जाता था। तो सबसे पहले यहाँ पे नंबर 1 यहाँ पे, ठीक है, छोटा सा हेडिंग डालिए, पांडुलिपि चित्रकला। पांडुलिपि चित्रकला, ध्यान रखिएगा, पांडुलिपि चित्रकला। तो इसकी जो, ठीक है, संरचना है, ध्यान रखिएगा, इसकी जो बनावट है ताड़पत्रों में, इसकी जो संरचना है, ठीक है, ताड़पत्रों में यहाँ पे की जाती थी। वृक्षों के जो मोटे मोटे छाल थे, ठीक है, उस पे बनाया जाता था, बड़े बड़े, ठीक है, जिसके आकार होते थे, तो ताड़पत्र में, ध्यान रखिएगा, ताड़पत्रों में, ताड़पत्रों में की जाती थी, जिससे कि लंबे समय तक के रह पाए। अब ताड़पत्र में देखेंगे ना, वृक्षों की छाल जितनी, ठीक है, मतलब कितना मोटा होगा, सोचिए, इतना तो बहुत ही बड़ा नहीं होगा, एक उसका लिमिटेड एरिया होगा। तो ताड़पत्रों में जो भी यहाँ पे चित्र बनाया गया वो लघु चित्र बनाया गया, छोटा छोटा, ठीक है, लघु चित्र के रूप में ही यहाँ पे बनाया गया। अब जब चित्र बनाया जा रहा है तो उसमें रंग की भी ज़रूरत होगी। तो अगर हम लोग यहाँ पे रंग की बात करें तो इसमें दो टाइप का रंग मिलेगा। पहला होगा यहाँ पे प्राथमिक रंग, प्राथमिक रंग, ठीक है, जो पूरी तरीके से मिल रहा है प्रकृति से। प्राथमिक रंग में देखेंगे तो जैसे कि, ठीक है, काला हो जाएगा, काला, ठीक है, लाल, नीला, काला, लाल, नीला, गहरा रंग भी आप कह सकते हैं इसमें, ठीक है, कुछ गहरे रंग भी होते हैं। अब यही जो प्राथमिक रंग को ही, ठीक है, एक दूसरे में मर्ज करके, ठीक है, कलर करेक्शन होता है ना, वैसे करके यहाँ पे द्वितीयक रंग भी बनाया जाता था। द्वितीयक रंग भी यहाँ पे बनाया जाता था। द्वितीयक रंग में जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट रंग का प्रयोग किया गया है, हरा हो गया, बैगनी, गुलाबी, इसके अलावा यहाँ पे भूरे रंगों का यहाँ पे प्रयोग किया गया। तो ताड़पत्रों में सारा ही, ठीक है, प्रयोग किया गया है ये सब चीज़, ठीक है। आगे चल के देखेंगे तो यही ना जो ताड़पत्र है, जो भी यहाँ पे बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी पांडुलिपि होते हैं, आगे चल के भिक्षुओं के द्वारा अलग अलग देशों में देखेंगे तो फैलाया गया। तो आगे चलकर इन्हीं ताड़पत्रों से निर्मित जो भी बौद्ध धर्म हो गया, ठीक है, खासकर बौद्ध धर्म में ही सबसे अधिक इसका प्रयोग किया गया है। तो आगे चल के यहाँ पे भिक्षुओं के द्वारा, जो भी भिक्षु होते थे, भिक्षुओं के द्वारा अलग अलग देशों में इसको फैलाया गया। जैसे कि कुछ ताड़पत्र नेपाल में चला गया, कुछ ताड़पत्र तिब्बत में चला गया, बर्मा में चला गया, बर्मा के साथ साथ आप लोग देखेंगे तो इधर श्रीलंका की तरफ, श्रीलंका की तरफ चला गया, ठीक है। अब इन ताड़पत्रों में देखेंगे, इन पांडुलिपि चित्रकला में तो कुछ न कुछ तांत्रिक प्रभाव भी हमें दिखाई देता है, क्योंकि उस समय भारत में तांत्रिक गतिविधियां भी चल रही थी। तो तांत्रिक प्रभाव भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि इसमें कुछ प्रमुख पांडुलिपि है, प्रमुख पांडुलिपि है जो काफ़ी फेमस है, इसको रखा गया है लंदन पुस्तकालय में, लंदन पुस्तकालय में रखा गया है। जैसे कि कुछ नाम है, अष्ट सहस्त्रिका, अष्ट सहस्त्रिका, ध्यान रखिएगा, अष्ट सहस्त्रिका, प्रज्ञा, प्रज्ञा, इसके अलावा परमिता, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रमुख जो पांडुलिपि है, ठीक है, इसको वहाँ पे रखा गया है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, जो भी रंगों का प्रयोग किया गया है, तो समय के साथ देखिए टाइम जितना अधिक होगा, टाइम जितना अधिक होगा, रंगों की जो चमक है पूरी तरीके से, ठीक है, धीरे धीरे क्या होने लगेगी, कम हो जाएगी। तो थोड़ा बहुत, ठीक है, इसका जो कॉन्ट्रास्ट है उतना वर्तमान समय में आपको अधिक देखने के लिए नहीं मिलेगी। अब नेक्स्ट आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे भित्ति चित्रकला। दूसरे नंबर पे यहाँ पे हो जाएगा भित्ति चित्रकला। तो एक छोटा सा हेडिंग आप लोग डालिए, भित्ति चित्रकला। भित्ति मतलब दीवारों पे बनाया गया,
दीवारी चित्रकला भी इसको बोला जाता है, भित्ति चित्रकला। ठीक है, इसका जो एविडेंस है बहुत भारी मात्रा में देखा जाए तो नालंदा से प्राप्त हुआ है। देखिए मेन क्षेत्र यही है नालंदा। ठीक है, नालंदा से प्राप्त यहाँ पे हुआ है। अब नालंदा से जो प्राप्त हुआ है उस जगह का नाम है सराय टीला, सराय टीला। ठीक है, अब जो भी यहाँ पे दीवारों में जो चित्रकारी जो किया गया है सराय टीला से प्राप्त हुआ है। माना जाता है कि हो ना हो ये तो पहले से मौजूद है अजंता की बाघ के गुफाओं में। अजंता का जो, ठीक है, बाघ की गुफाओं में पहले से ये मौजूद हैं, तो माना जाता है कि हो ना हो, ठीक है, इसी से प्रेरित होगा जो भी ये पाल काल में, ठीक है, माने पाल शासकों के द्वारा जो बनवाया गया है भित्ति चित्रकला जो बनवाया गया है अजंता से प्रेरित यहाँ पे, ठीक है, होगा ही होगा। अब इसमें अलग अलग जो यहाँ पे चित्रकारी है या फिर इसकी जो बनावट है आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे कि मानव का अंकन आपको देखने को मिल जाएगा। मानव के साथ बहुत सारे पशुओं का भी यहाँ पे अंकन किया गया है। पशुओं में देखेंगे तो बड़े बड़े, ठीक है, पशु जैसे हाथी, घोड़ा। फूल पत्ती का ज़बरदस्त तरीके से प्रयोग किया गया है, फूल पत्ती हो जाएगा। ज्यामितीय, ठीक है, पद्धति हो जाएगा, ज्यामितीय, ठीक है, संरचना जैसे कि त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है, त्रिभुज हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, होता है ना, रेक्टेंगल हो जाएगा। ऐसे बहुत सारा जो ज्यामितीय जो संरचना है सब यहाँ पे प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसके अलावा बोधिसत्वों के तत्वों का भी प्रयोग किया गया है, बोधिसत्वों के तत्वों का भी प्रयोग किया गया है। अब जो भी यहाँ पे भी जो रंग, ठीक देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो दीवार में जो भी चित्रकारी किया जा रहा है इसमें भी रंग का प्रयोग किया जाएगा, रंग का प्रयोग किया जाएगा। कैसा रंग? तो गहरा होना चाहिए, कॉन्ट्रास्ट, गहरा रंगों का प्रयोग किया गया है। लेकिन अब देखेंगे तो ये चूँकि रंग है तो समय के साथ ये भी धुंधला पड़ गया है, धुंधला पड़ गया है। इसी में देखेंगे तो भित्ति चित्रकला में एक बहुत ही फेमस जो चित्रकला है, बहुत फेमस है, ठीक है, स्त्री को लेकर मैंने बताया हुआ था कि एक स्त्री बिल्कुल ही यहाँ पे बैठी हुई मुद्रा में बैठी हुई है। कैसे ये बैठी हुई है? तो बिल्कुल वर्तमान की तरह देखेंगे तो दाहिना पैर, ठीक है, अपने बायां पैर में की है, मतलब जो लेफ्ट जो पैर है, ठीक है, अपने राइट पैर में एकदम आराम से बैठी हुई है। उसका जो बॉडी है, शरीर यहाँ पे, ठीक है, पूरी तरीके से क्या हुआ है, ठीक है, हल्का झुका हुआ है, हल्का झुका हुआ है, मानो वो कुछ कर रही है, बिल्कुल, ठीक है, कर रही है, हल्का झुका हुआ है, वो आईना देख रही है, मिरर, ठीक है, आईना देख रही है और खुद को क्या कर रही है, निहार रही है। ऐसे ही आपको एक्सप्लेन करना है एग्जाम में, खुद को निहार रही है और दूसरे हाथ से, एक हाथ से तो, ठीक है, आईना पकड़ी हुई है और दूसरे हाथ से, ध्यान रखिएगा, ठीक है, सिंदूर लगा रही है, दूसरे हाथ से सिंदूर लगा रही है, ठीक है, अपनी मांग को भर रही है। इसमें देखेंगे तो चेहरे की सुंदरता पे खूब फोकस किया गया है, चेहरे की सुंदरता। इसके अलावा जो उसका भोलापन है, ठीक है, उसका जो बॉडी लैंग्वेज है। अब यहाँ पे देखेंगे तो बॉडी लैंग्वेज में, ठीक है, जो बॉडी का जो कंस्ट्रक्शन है बिल्कुल ही वर्तमान में जैसे, ठीक है, एक महिला का जो भी, ठीक है, शेप होता है उसी शेप में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और इसमें अलंकरण ज़बरदस्त किया गया, अलंकरण, बहुत सारा जो गहना होना इसको पहनाया गया है। तो हो ना हो अगर देखेंगे तो ये बहुत ही नायाब चीज़ है पाल कला के अंतर्गत भित्ति चित्रकला का। अब आइए हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं मृदभांड, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे मृदभांड रूप भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, मृदभांड, ठीक है। मृदभांड में देखेंगे आप लोग, ठीक है, तो ये भी एक सुंदर कलात्मक रूप देखने के लिए मिल जाएगा। ये तो बहुत पहले से चला आ रहा है, हड़प्पा काल से हम लोग देख रहे हैं, सुंदर कलात्मक रूप इन मृदभांडों को देखने के लिए मिल जाएगा। जो भी मृदभांड का जो सतह होता है, जैसे वर्तमान में होता है ना, शादी विवाह में देखेंगे तो जो भी मिट्टी के बर्तन होते हैं उसमें अलग अलग रंगों का प्रयोग किया जाता है सुंदर देखने के लिए, उसी प्रकार से उस समय भी होता था। इसमें सतह में धार्मिक चीज़ों को बड़ी मात्रा में बनाया जाता था, धार्मिक चीज़ों को, ठीक है। इसके अलावा जो भी सामान्य जनजीवन होता था, सामान्य जनजीवन से संबंधित चीज़ों को, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से जो मृदभांड होता था उसमें उकेरा जाता था। अब हम लोगों ने पूरा पूरा इसकी विशेषताएं कवर कर लिया। अब यहाँ पे इसकी जो आलोचना होती है, किन किन बातों को लेकर होती है, थोड़ा इसे आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। तो आलोचना,
आलोचना। आलोचना का कुछ 3-4 बिंदु है, इसे आप लोग देखते चले। पहला जो आलोचना किया जाता है इतिहासकारों के द्वारा, बोला जाता है कि पुनरावृत्ति दोष है। पुनरावृत्ति दोष। पुनरावृत्ति दोष का मतलब क्या है? यहाँ पे साफ साफ जो भी इतिहासकार है उन लोगों के द्वारा बोला जाता है कि देखो, जो भी यहाँ पे स्थापत्य के क्षेत्र में बना, जो भी यहाँ पे भवन हो गया, ठीक है, या फिर जो भी यहाँ पे मूर्ति बना, मूर्ति कला हो गया, या फिर जो भी यहाँ पे चित्रकला बना, सारे ही एरिया में जितना भी काम हुआ है ये सबकी पुनरावृत्ति हो रही है। पुनरावृत्ति हो रही है अर्थात ये पहले ऑलरेडी ये सारा का सारा चीज़ बन चुका है और पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसमें नवीनता का अभाव है। अर्थात हूबहू इन चीज़ों को अभी इस पाल कला के शासकों के द्वारा यहाँ पे बनवाया गया है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताया गया है कि पाषाणकालीन मूर्तियाँ, ध्यान रखिएगा, पालकालीन मूर्तियाँ, पालकालीन जो मूर्तियाँ जो मिला हुआ है ये मौर्योत्तर पीरियड में मिल रहा था। इस मौर्योत्तर पीरियड में देखेंगे, ठीक है, मौर्योत्तर पीरियड में हूबहू एकदम इसी तरीके से मिला हुआ है पाल काल में। तो यहाँ पे कुछ चेंजेज होना चाहिए ना, कुछ और सुंदर दिखना चाहिए, तो ऐसा देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। मौर्योत्तर काल में जैसे इन मूर्तियों की जो, ठीक है, संरचना थी गंधार शैली से बनाई गई थी, वैसे ही देखेंगे तो बहुत सारा जो गुप्तकालीन, ठीक है, जो शैली थी खासकर उस समय देखेंगे तो, ठीक है, खासकर मंदिर वगैरह का निर्माण नागर शैली से किया जा रहा था। गुप्त काल में भी गंधार शैली का अच्छा खासा प्रयोग किया गया। तो यहाँ पे हूबहू, ठीक है, यहाँ पे सेम टू सेम पालकालीन मूर्तियों में भी हमें दिखाई देता है, जिसकी वजह से इतिहासकारों के द्वारा क्रिटिसाइज किया जाता है। वैसे ही ये लोग चित्रकला को लेकर भी बोलते हैं कि जो चित्रकला था, जो भी चित्रकला पाल कला मिला हुआ है, सब यहाँ पर अजंता में मिला हुआ है। अजंता के क्षेत्रों में, ठीक है, अजंता हो गया, एलोरा हो गया, वहाँ पे पहले से मौजूद है, तो यहाँ पे कुछ नयापन नहीं है। दूसरा इन लोगों के द्वारा, ठीक है, क्रिटिसाइज किया गया अलंकरण को लेके। अलंकरण कि बहुत बड़ी मात्रा में अलंकरण किया गया है पालकालीन, ठीक है, शासकों के द्वारा, यहाँ के जो भी कलाकार थे उन लोगों के द्वारा। इस अलंकरण से क्या होगा? जैसे सिंपल सोचिए, कभी वर्तमान में, ठीक है, अगर कोई एक सिंपल जो, ठीक है, स्त्री है, तो सिंपल है तो सिंपल में, ठीक है, अच्छा दिखेगी, देखिए कोई नो डाउट, लेकिन अब उसी को, ठीक है, ब्यूटी पार्लर ले जाके इतना सारा उस पर गहना थोप दीजिए, माने उसका जो मूल चेहरा ही पूरी तरीके से क्या करिए, बिगाड़ दीजिए, तो उसकी जो कृत्रिमता होगी, ठीक है, वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, माने मैन मेड जो चीज़ें हैं, ठीक है, कृत्रिमता तो बढ़ा देंगे, लेकिन उसका जो सहज जो सौंदर्य है, रियल जो सहज सौंदर्य है, उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ख़त्म ही हो जाएगा पूरी तरीके से। पता चले कि होता है ना, देखते होंगे वीडियो खूब आता है टिकटॉक वगैरह में, अचानक, ठीक है, जब फेस मास्क लग गया तो कुछ और ही दिख रहा है, फेस मास्क हटा तो पता चले कि, ठीक है, कुछ और ही दिख रहा है। तो वैसे आपको समझना है, सहजता यहाँ पे क्या होगी, बेहद ही आपको कम हो जाएगी, और यहाँ पे जो जीवंत तरीके से यहाँ पे, ठीक है, नहीं दिखेगा, जीवंतता में भी पूरी तरीके से क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो इसीलिए जितना हो सके, ठीक है, अलंकरण की मात्रा को यहाँ पर कम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर सबसे अधिक हमें दिखाई देती है। तीसरा, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि केवल अग्रभाग को लेके, ये लोग बोल रहा है कि केवल आगे के भाग पे, जो चेस्ट वाला जो भाग है, ठीक है, उसी भाग पे सबसे अधिक फोकस किया गया। बाकी चीज़ों को, किस प्रकार से नीचे पैर बन रहा है, ठीक है, फिर किस प्रकार से कमर बन रहा है, थाई बन रहा है, उन सारी चीज़ों पे, ठीक है, बहुत अधिक यहाँ पे ध्यान नहीं दिया गया है। इसीलिए पिछला भाग मैंने बताया था कि सपाट दिखता है, पिछला जो भाग है सपाट दिखता है। तो इसके वजह से कुछ इतिहासकारों के द्वारा इसका क्रिटिसाइज, ठीक है, किया जाता है। अब यही बीपीएससी में, ठीक है, इन सारी चीज़ों को आपको सजा के लिख देना होता है, यही हो जाएगा आलोचना। अब उसके बाद यहाँ पे लास्ट में हम लोग बताने की कोशिश करेंगे निष्कर्ष, ठीक है। निष्कर्ष लिखने के बाद फाइनल आपका आंसर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, निष्कर्ष, ठीक है। तो निष्कर्ष की बात करें हम लोग, देखें, ठीक है, तो ये कहना मैंने बिल्कुल यहाँ पे, क्या आपको लग रहा है कि सही है कि पुनरावृत्ति हो रही है? खुद आप सोच के देखिए, इतना इंजाम लगाया गया इतिहासकारों के द्वारा, ठीक है, तो आपको कुछ न कुछ हद तक मानना ही होगा कि एक सीमा तक, ध्यान रखिएगा, एक सीमा तक अगर देखा जाए, ठीक है, तो पालकालीन जो भी कला है यहाँ पे नवीनता का पूरी तरीके से अभाव है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आपको करके सरेंडर कर देना है कि नहीं, तब तो फिर कॉपी ही किया गया है, बल्कि आपको बताना है कि उस समय जो भी तत्कालीन जो परिस्थितियाँ थी,
तत्कालीन परिस्थितियों के ध्यान में रखते हुए तत्कालीन जीवन चित्रण को इसने पूरी तरीके से, ठीक है, जीवंत किया। ध्यान रखिएगा, जीवंत किया। जैसे स्त्री की जो, ठीक है, भित्ति चित्र मिली है, भित्ति चित्र मिला है, कितना देखिए सुंदर तरीके से उसमें एक्सप्लेन किया गया है। तो जीवंत करने का यहाँ पे प्रयास किया गया। इसके बाद देखें तो बड़े बड़े महाविहार की स्थापना की गई, जो इस तरह का महाविहार नहीं बनाया गया था। मैंने अभी पूरा पूरा एक आयताकार, ठीक है, स्क्वायर के रूप में दिखाया गया कि बड़े बड़े कमरे 1 मंजिल 2 मंजिल के होते थे, सबको बताना है। इसके बाद यहाँ पे जो कांस्य की जो कुछ मूर्ति मिली है, इसकी जो कंपेरिजन है चोल शासकों के द्वारा जो मूर्ति बनवाई गई थी नटराज की मूर्ति, उससे अगर किया जाता है तो आप कैसे कह सकते हैं इसमें कुछ नयापन नहीं है? कुछ तो कुछ नयापन जरूर है। पांडुलिपि चित्रण किया गया। पहले पांडुलिपियों में सिर्फ लिखा जाता था, लेकिन यहाँ पे बड़ी मात्रा में चित्र यहाँ पे बनाया गया। तो एक नया चीज़ आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं? यहाँ पे नया चीज़ दिखाई दे रहा है, ठीक है। हो न हो, कुल मिलाकर आपको यही दिखाना है कि जो भी ये सारी चीज़ें हो रही है पाल शासकों की, जो उस समय, ठीक है, जो भी उनके साथ समस्याएं थी उनको भी ध्यान में रखना है। खासकर आपको त्रिपक्षीय युद्ध का जिक्र करना है कि उस त्रिपक्षीय युद्ध के दौर में जहाँ पे बड़ी मात्रा में, ठीक है, युद्धों में खर्च हो रहा था, खासकर गुर्जर प्रतिहार, पाल शासक, इधर राष्ट्रकूटों के बीच, उस समय पाल शासकों ने अगर इतना भी काम करवाया तो ये काबिल तारीफ़ है, ठीक है। कहीं न कहीं यहाँ पे शासकों की आपको बड़ाई करनी पड़ेगी। और इन शासकों ने त्रिपक्षीय युद्ध के दौर में राजनीतिक, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, राजनीतिक गतिविधियों को बढ़ाते हुए खासकर धर्मपाल शासकों ने, ठीक है, कला को बहुत अधिक प्रोत्साहन दिया। और यही कला को प्रोत्साहन देने की वजह से देखेंगे तो आज, ठीक है, बिहार में भी, वर्तमान बिहार में भी, ठीक है, कला के क्षेत्र में बहुत अधिक कार्य हुआ। इसीलिए तो बीपीएससी आप लोगों से सवाल पूछ रहा है। तो पूरा पूरा यही है, इसका कंप्लीट एनालिसिस मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। कोशिश कीजिए आप लोग की पूरा पूरा इसको, ठीक है, शब्दों के माध्यम से। जब इतना समझा दिया है तो देख पा रहे हैं, इतना समझाने के बाद अब इतने सारे स्टूडेंट अगर देख रहे हैं तो हर एक स्टूडेंट अपनी शैली में लिखेगा, अपने अंदाज में लिखेगा, तो आंसर में कुछ न कुछ नयापन आपको ज़रूर देखने के लिए मिल जाएगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, अपना लोग फीडबैक आप लोग, ठीक है, देते रहें। कोई भी क्यूरी है तो नीचे कमेंट करें। वीडियो की लंबाई थोड़ा बहुत अधिक होगी, ठीक है, जो कि एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करना, एक लिख लिख के एक्सप्लेन करना है, जो कि आपको बेहतर समझ में आता है। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।